अस्सलाम वालेकुम। नॉवल जुनून इश्क बाय आसिया मजहर चौधरी, पार्ट 1। औरत क्या है? ये सवाल बहुत मर्तबा पूछा जाता है और धड़ल्ले से इस सवाल का जवाब दिया जाता है कि औरत वफा की मूरत है, प्यार और मोहब्बत की गुंदी मिट्टी है, सबर की देवी है। मगर जब ये पूछा जाए कि मुआशरे में औरत का क्या मुकाम है, तो हर तरफ सुकूत तारी हो जाता है, जबानें किंग हो जाती हैं और बस सवाल पूछने वाले की तरफ टकर टकर देखा जाता है कि जैसे उसने बहुत अजीबो गरीब, ना समझ में आने वाला सवाल पूछ लिया हो। यानी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल पूछने वाले को लोग पागल सौदाई समझते हैं। औरत का मुकाम, ये कैसा सवाल है? और दूसरी बात, क्या मर्द औरत से एक जैसा इंसाफ कर पाते हैं? क्या बीवी को माँ, बहन, बेटी जैसा इंसाफ मिल पाता है? इस सवाल का जवाब बस ऐसा ही है कि जैसे एक बहुत बड़े वीरान सहरा में एक सुई गिरकर कहीं गुम हो जाए और उसके मिलने का पता क्या, नामो निशान तक ना रहे। औरत आज भी मुकाम की तलाश में है, इंसाफ की तलाश में है कि शायद मिल जाए। मैं आई कम इन सर। उसने हल्के से दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की इजाज़त मांगी थी। यस कम इन। वो हल्के हल्के कदम उठाती उस शानदार शख्सियत के मुकाबले खड़ी हो गई। अब के शानदार शख्सियत ने उसकी जानिब मुस्कुरा कर देखा। जी मिस रुताबा, फरमाएं कैसे आना हुआ? इस शानदार शख्सियत के हामिल शख्स ने जवाबन पूछा था। वो होले से मुस्कुराई थी। सर, फुरकान इंडस्ट्री की फ़ाइल मुकम्मल हो चुकी है, आप देख लें ताकि मैं उनको भिजवाई जा सके। उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। यही एतमाद तो उसका खासा था। ठीक है, मैं कर लूँगा। शानदार शख्सियत ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा था। ठीक है सर। उसने फ़ाइल उसकी जानिब बढ़ाई, जिसे उसने मुस्कुराकर थाम लिया था। और कुछ? वो दोबारा मुस्कुराया। नहीं सर, कहकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। शानदार शख्सियत फिर किसी काम में मसरूफ़ हो गई थी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एकदम पीछे मुड़कर देखा। ऐसा करते हुए उसकी खूबसूरत आंखों में बिला की दहशत और सफाकी थी। वो ऑफिस से आई ही थी कि आगे उसकी रूममेट ईशा ने उसको आने वाले फ़ोन के बारे में बताया था। क्या कह रही थी अम्मा? उसने हैंडबैग बेड पर रख फेंका और वॉशरूम में घुस गई थी। यही कि रुताबा आए तो उसे कहना फ़ोन कर ले। फ्रेश होकर बाहर निकली तो ईशा ने बताया। अच्छा कर लूँगी, वो बोली। अब जल्दी से आओ, पिज़्ज़ा बर्फ़ हो जाएगा। ईशा ने माइक्रो से पिज़्ज़ा निकाल कर ट्रे में सजाया और बोतल ग्लास लिए रूम रेफ्रिजरेटर की जानिब बढ़ गई। आज फिर फास्ट फूड? रुताबा ने पिज़्ज़ा देखकर मुंह चिढ़ाया था। ईशा ने जवाबन उसे गुस्से से देखा। हाँ, यहाँ नौकरों की फौज है ना, जो घर के खाने पकाने में हिम्मा वक्त तैयार रहती है। खाना है तो खाओ, वरना किसी देसी होटल में चली जाओ। ये कहकर ईशा ने बेफिक्री से पिज़्ज़े का पहला पीस उठाया और खाने लगी, जबकि रुताबा ने भी बुरे बुरे मुंह बनाते यही काम सर अंजाम दिया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? फ़ोन की दूसरी जानिब अम्मा थी। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। मैंने पहले फ़ोन किया था तो तुम्हारी कोई दोस्त कह रही थी कि ऑफिस गई है। अम्मा ने उसे पिछले फ़ोन की बाबत आगाह किया था। जी, ईशा ने बताया था, वो बोली। रुताबा, तुम वापस आ जाओ, छोड़ दो वो सब, मैं भुला चुकी हूँ, तुम भी भुला दो। आ जाओ रुताबा, अम्मा ने बेबसी से कहा। अम्मा, इस बात के अलावा कोई और बात करें। उसने बात को टाला। रुताबा, तुम क्यों नहीं समझती? अम्मा ने उसे कायल करने की एक मर्तबा फिर कोशिश की थी। मैं नहीं समझूंगी, मेरे इतने बरस की मेहनत पर पानी फिर जाए? कतई नहीं, मैं उस शख्स को बर्बाद कर दूंगी। उसके इरादे जानकर अम्मा का दिल कमज़ोर पत्ते की तरह लरज़ उठा था। मैंने मुआफ़ कर दिया, तुम भी मुआफ़ कर दो। मैं हरगिज़ मुआफ़ नहीं करूंगी। आइंदा आप इस हवाले से कोई बात मत कीजिएगा। उसका इरादा अटल था, अम्मा जान चुकी थी। उन्होंने लरज़ते हाथों से फ़ोन काट दिया था। अम्मा, मैं उस शख्स को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसके खूबसूरत चेहरा कोयले की तरह स्याह और हैबतनाक हो गया था। पूरे गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि दत्ता कम्हाड़ की बेटी का रिश्ता रहीम चौधरी ने अपने बेटे के लिए मांगा है।
दत्ता कमहार के लिए तो ये बड़ी खुशनसीबी वाली बात थी कि बैठे बिठाए उसकी बेटी की किस्मत खुल गई थी। वो जात का कुम्हार और बेटी का रिश्ता चौधरियों में बड़ी बात थी। नेहरू तो ये सब जानकर साकित बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी इस रिश्ते का मकसद कोई और रहीम चौधरी को हुआ। असल यूं था कि नेहरू अपनी चंद सहेलियों के साथ कुएं में पानी भरने गई थी और वहां आफाक चौधरी अपने चंद गुंडों के साथ आदम का था और उसकी सहेलियों के साथ छेड़छाड़ करने लगा था। नेहरू की सहेलियां तो डर के मारे खामोश हो गई थी, लेकिन नेहरू ने खूब शोर मचाया था। शोर मचाने पर आफाक और उसके गुंडे फौरन रफू चक्कर हो गए थे। लेकिन जाते जाते आफाक चौधरी उसे धमका गया था कि वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा और इसका अमली सबूत वो रिश्ते की सूरत में दे चुका था। नेहरू तो आने वाले हालात के बारे में सोच सोचकर हलकान हो रही थी। पता नहीं उसके साथ क्या होना था। आफाक चौधरी के अज़ाइम खतरनाक ही लग रहे थे। ये सोचें उसे लर्जा देती थी। जी सर, औरे मैं आती हूँ। जी सर, औरे मैं आती हूँ। वो अपने कैबिन में बैठी किसी फाइल पर काम कर रही थी जब शानदार शख्सियत के हामिल शख्स ने उसे अपने ऑफिस आने को कहा था। अपना काम निपटा कर अगले 2 मिनट में वो ऑफिस में मौजूद थी। आइए मिस रुताबा, बैठिए। शानदार शख्सियत ने सामने लगी कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए कहा था। वो एक कुर्सी पर बैठ गई थी। जी सर, कोई काम था? उसने बैठने के बाद पूछा। सिर्फ काम नहीं, बहुत ज़रूरी काम मिस रुताबा। वो जहरीला मुस्कुराया था। जी सर, कहिए। वो हिम्मतन गोश्त हुई। मिस रुताबा, मैंने आपको अपने ऑफिस में सिर्फ आपकी तालीमी काबिलियत की बिना पर नहीं रखा, बल्कि आपको एतमाद, मेहनत, लगन, इन सब चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया है और यही चीज़ें किसी कारोबार को चलाने में अहम होती हैं। वो जवाबन बोला। जी सर, मैं समझती हूँ, उसने कहा। और आज मैंने आपको इसी सिलसिले में बुलाया है। क्या मतलब सर? मैं समझी नहीं। वो गोया हुई। हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और मैं चाहता हूँ उसे आप हैंडल करें। शानदार शख्सियत ने जिस काम के लिए उसे बुलाया था उसकी बाबत आगाह किया था। पर सर, मैं कैसे? वो हड़बड़ा कर बोली थी। देखिए मिस रुताबा, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर उसे कंपनी ने कर लिया तो शोहरत की बुलंदियों पर, और अगर नाकाम रहे तो एक लेट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अपना सारा सरमाया लगा चुका हूँ मैं। आपके उसने पूरी बात तफसीलन बयान की थी। सर, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप मुझे सौंप रहे हैं। हाँ, मुझे पता है। वो दिलकशी से मुस्कुराया था। ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगी पूरी। वो जवाबन पूरे सरार से मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोली थी। नेहरू ना कुछ कह सकती थी ना कर सकती थी। वो पूरी तरह आफाक चौधरी के शिकंजे में जकड़ चुकी थी, इसलिए बस फकत खामोशी इख्तियार कर ली थी। गहरी जामत खामोशी। बस उसे इतना बताया गया था कि उस दिन उसकी शादी है, वो तैयार रहे। वो नहीं जानती थी कि उसके बाप और चौधरी रहीम के माबैन क्या मुआहदे हुए थे। उसके बाप ने कितने पैसे उसके औज लिए थे, वो कुछ नहीं जानती थी। बस उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे आग के दरिया में उतारा जा रहा है और चौधरी रहीम और उसका बाप उसे उतारने में पेश पेश हैं। शाम का वक्त था। ऑफिस का स्टाफ आहिस्ता आहिस्ता घर की जानिब रवां दवां था, क्योंकि वर्किंग आवर्स क्लोज हो चुके थे। इसलिए लोग अपने अपने काम निपटाकर तकरीबन ऑफिस से निकल ही चुके थे, लेकिन वो अभी तक अपने केबिन में मौजूद थी। गार्ड ने एक दो दफ़ा उसके केबिन में झांका, लेकिन उसे काम में मसरूफ देखकर वापस पलट गया था। क्योंकि रुताबा जाती तो ऑफिस बंद होता, इसलिए गार्ड ना चाहते हुए भी इंतजार करने पर मजबूर था। और वो केबिन में क्यों मौजूद थी, इसका राज भी जल्द खुल गया था। हेलो जी मिस्टर रजा, कैसे हैं आप? फोन की पहली घंटी पर ही उसने फोन उठा लिया था, जैसे वो इसी काम के लिए महू इंतजार थी। मैं ठीक हूँ मिस रुताबा, सॉरी किसी काम में बिजी था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। उसका इशारा फोन की जानिब था। इट्स ओके मिस्टर रजा, कोई बात नहीं। वो धीमे से मुस्कुराई थी। मिस रुताबा, ये काम काफ़ी रिस्की है, सोच लें। मिस्टर रजा असल बात की जानिब पलटा था। वो ये सुनकर हंसी थी।
मिस्टर रज़ा, रिस्की काम का अपना ही मज़ा है। उसका लहजा लापरवाही लिए हुए था। मिस मिस रुताबा, मिस्टर रज़ा जवाबन बोला था। मिस्टर रज़ा, सोच लें पूरा प्रॉफिट मिलेगा और वो शेयर्स भी घाटे का सौदा तो नहीं है। उसने तरफ का पहला पत्ता फेंका था। वो तो है, पर मिस रुताबा आप ऐसा क्यों चाहती हैं? उसने दोबारा पूछा। मिस्टर रज़ा, आप आम खाएं, पेड़ मत गिने। कुछ बातें सीक्रेट में रहती हैं। वो बोली थी, फिर चंद ज़रूरी बातों के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। वो ऑफिस से निकल आई थी। गार्ड ने उसके जाने पर फौरन ऑफिस बंद किया था क्योंकि उसे भी घर जाने की जल्दी थी। अरे महरू, नी महरू, अब्बा ने घर में आते हुए ही उससे आवाज़ें देना शुरू कर दी। वो आवाज़ें सुनकर बाहर निकल आई थी। जी अब्बा, वो मौदब सी हुई। ये देख, चौधरी साहब ने चीज़ें भिजवाई हैं तेरे लिए। अब्बा ने बड़ा सा शॉपर उसे दिखाया जिसमें ज़रूरत की तमाम चीज़ें थी, लेकिन उसका इश्तियाक मध्यम था। उसने बेदिली से शॉपर थाम लिया। अरे सही से पकड़ना, कीमती चीज़ें हैं, कहीं टूट ना जाएं, अब्बा ने उसे टोकते हुए कहा था। अब्बा, इंसानों से कीमती कोई शय नहीं। जब इनकी कोई औकात नहीं तो फिर इन बेजान चीज़ों की क्या औकात? इंसानों के दिल टूट जाते हैं, फिर अगर ये टूट जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहकर रुकी नहीं थी। अगर रुक जाती तो आंसू अपने बेवकती पर चीखो पुकार करते। अब्बा ने आंखें घुमाकर उसे देखा था, जैसे उसकी जहनी हालत को मशकूक समझ रही हो। झल्ली ना हो तो, दत्ता कुम्हार ने बड़े बेढंगे अंदाज से कहकहा लगाया था। उसने कमरे में आते ही शॉपर जोर से चारपाई पर फेंका। रंग बिरंगी चीजें शॉपर से निकलकर बड़ी दूर दूर तक फैली थी और आंसू, हाँ आंसू भी बड़ी दूर तक फैले थे। वो आज मामूल से पहले ही ऑफिस आ गई थी। ऑफिस 9 बजे खुलता था, इसलिए अभी काफ़ी टाइम था। ऑफिस में इक्का दुक्का ही स्टाफ मौजूद था क्योंकि कुछ लोगों की काम के हिसाब से सुबह की ड्यूटी थी, इसलिए वो सब सुबह सुबह ही आ जाते थे। वो बिना इधर उधर देखे सीधी अपने केबिन की जानिब बढ़ गई थी। उसे आज वो अहम काम निपटाने थे जिसके लिए उसकी कोशिशें शुरू हो चुकी थी। वो मेहरबानों से आज महर आफाक बन गई थी। उसका सिर्फ नाम ही तब्दील नहीं हुआ था, पूरी शख्सियत ही बदल गई थी। आफाक की तरफ से सिर्फ वो और उसके माँ शैला चौधरी ने ही बारात में शमूलियत इख्तियार की थी। रहीम चौधरी ने किसी ज़रूरी काम का बहाना करके आने से मुआज़रत कर ली थी। गरीबों की बेटी बारात के बगैर भी आ जाती तो कोई ना पूछता। ये सब तो अमीरों का वतीरा है। हसब नसब की हवा गरीबों को छू कर भी नहीं गुजरी, पर अमीर के हंजोले भी छूते रहते हैं। मैरू किसी रोबोट की तरह बैठी थी, बिल्कुल साकत, पर जब किसी ने चाबी घुमाई तो हरकत शुरू हो गई। निकाह से रुखसती तक वो किसी रोबोट की तरह हर तरह ही हरकत करती रही, जिसकी चाबी पहले दत्ता कुम्हार के, लेकिन अब आफाक चौधरी के हाथ लग चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर रज़ा, फ़ोन उठाने पर उसने कहा था। वालेकुम अस्सलाम मिस रुताबा जी, कहिए कैसे याद किया? मिस्टर रज़ा ने पेशा बनाना अंदाज अपनाते हुए पूछा था। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, वो जवाबन बोली। कब, कहाँ? मिस्टर रज़ा ने पूछा था। 5 स्टार होटल, आज शाम 5 बजे, उसने जगह और वक्त एक साथ बताया। जी ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा, पर मुकम्मल राजदारी से आइएगा, किसी को भी भिनक नहीं पड़नी चाहिए, उसने याद दहानी कराई थी। आप फिक्र ना कीजिए, किसी को कुछ इल्म ना होगा, मिस्टर रज़ा ने यकीन दिलाते हुए कहा था। ओके, अल्लाह हाफिज़। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो अपने पहले अहम काम का आगाज़ कर चुकी थी। उसके लबों पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया था। हवेली में महरूम का कोई इस्तकबाल ना किया गया था। शैला चौधरी मुलाजमा को हिदायत देती चली बनी, जबकि वो एक जगह सुर्ख चादर में लिपटी सिमटी समटाई सी खड़ी रहती थी। अंदर चलो, किसी ने फूलों से इस्तकबाल नहीं करना, मुलाजमा ने खरक लहजे में कहकर उसका बाजू खींचा था। वो इस हमले के लिए तैयार ना थी, इसलिए बड़े जोर से लड़खड़ाई थी। अभी इतने से झटके से ही लड़खड़ा गई है, आगे तो अभी बड़ा कुछ सहना है, तैयार कर ले अपने आप को, मुलाजमा हंसते हुए बोली थी। उसकी चुप अब भी ना टूटी थी।
मिस रुताबा, आज आपको मेरे साथ मिस्टर वास्ती के यहाँ चलना है, तैयार रहिएगा। शानदार शख्सियत ने उसे आगाह किया था। क्या सर? वो गड़बड़ाई। क्यों, क्या हुआ मिस रुताबा? शानदार शख्सियत ने बगैर किसी तासुब के उससे पूछा था। कुछ नहीं सर, मैं तैयार रहूंगी। वो संभल गई थी। मिस रुताबा, अगर कोई मसला है तो बताइए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, वो दरअसल मुझे पर्सनल काम से कहीं जाना था। हमारी मीटिंग 5 बजे है। अभी काफ़ी टाइम है, आप अपना काम कर सकती हैं। वो बुरी तरह फंस गई थी। जी सर। वो इस बात में ही सर हिला सकी थी। ठीक है, आप जा सकती हैं। वो जवाबन सोचों में डूबी बाहर निकल आई थी। अपने केबिन में जाकर फौरन मिस्टर रज़ा को फ़ोन मिलाया था। मिस्टर रज़ा, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आप ऐसा कीजिए 4 बजे आ जाएं। पर मिस रुताबा 5। रज़ा जवाबन बोला। बस कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप आ जाइएगा। ये कहकर उसने फ़ोन फ़ौरन काट दिया था। कहाँ तक बचोगे, मेरा शिकंजा तुम्हारे ताक़ुब में है। वो जहरीली हंसी हंस रही थी जिसके जहर ने उसका चेहरा तक नीला कर दिया था। उसे आफाक के कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो अभी तक हैरान थी कि चौधरी खानदान को उनकी इतनी इनायतें उस पर, धत्ता कुम्हार की बेटी पर, कुछ तो गड़बड़ थी, वरना रहीम चौधरी इतना अच्छाई का ड्रामा ना रचाता। पर कुछ तो था जो महरू से छुपा था। दरअसल हुआ यूं था कि आफाक चौधरी ड्रग के धंधे में मुलविस था। जिस दिन महरू की सहेलियों से उसके गुंडों ने छेड़छाड़ की थी, उस दिन आफाक चौधरी अपनी उसी जीप में वाफिर मिकदार में ड्रग्स लेकर आया था। आफाक और गुंडों ने जब उसकी सहेलियों के साथ बदतमीजी की, महरूज जीप के पीछे भागी थी और शोर मचाना शुरू कर दिया था। हालांकि वो कतई अनजान थी कि उस जीप में ड्रग्स है। पर आफाक चौधरी यही समझा था कि महरू ने ड्रग्स के पैकेट देखकर शोर मचाया है और इसी बात के डर से रहीम चौधरी ने दत्ता कुम्हार से पैसों के ओज़ मेहर का रिश्ता मांगा, क्योंकि एक दफ़ा महरू हवेली आ जाती तो फिर उसकी ज़बान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती। पर महरू बेखबरी में मारी गई थी। उसे अब भी असल मामले का कुछ इल्म ना था। मिस रुताबा, कहें क्यों इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? वो दोनों इस वक्त 5 स्टार होटल में मौजूद थे। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चाहिए। व्हाट? आपका दिमाग तो दुरुस्त है मिस्टर रुताबा? मिस्टर रज़ा ने हैरान होकर कहा था। क्यों मिस्टर रज़ा, हैरानी के गौते मत खाएं। मैंने नाकाबिले यकीन बात कह दी है क्या? उसके लहजे में तमस्खुर था। मिस रुताबा, शायद आप मरने या मारने वाली स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, पर मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है अभी, और आप जानती हैं आप किन लोगों के साथ उलझ रही हैं। मिस्टर रज़ा रसानियत से बोले। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मिस्टर रज़ा। आप सिर्फ इतना बताएं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देंगे या नहीं? आपके बार उसका लहजा दरश्ती लिए हुए था। इस कॉपी को हासिल करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। क्या मतलब? वो चौंकी थी। मतलब ये मिस रुताबा कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हम 4 लोगों के कंप्यूटर में मेल की सूरत में मौजूद है, और ये मेल पासवर्ड लगी हुई है। बिलफर्ज अगर मैं आपको मेल सेंड कर भी देता हूँ तो बगैर पासवर्ड के ये ओपन नहीं हो सकेगी। मिस्टर रज़ा ने तफसीलात सारी बात गोश गुजार की थी। मुझे पासवर्ड का पता है। वो जवाबन फ़कत मुस्कुराई थी, पर मिस्टर रज़ा का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया था। आफाक चौधरी हिजले अरूसी में नशे में धुत दाखिल हुआ था। गिरता लड़खड़ाता उसके करीब आया। वो सिमट गई थी। जानती थी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला था। उसने खौफ से आंखें बंद कर ली थी। अब बताओ, कहाँ भाग के जाएगी मुझसे? उसने एक गंदी गाली के साथ मुखातब किया था और फिर एकदम उस पर बल पड़ा था। थप्पड़ लाते, घूंसे बरसाता, मगलजात बक रहा था और वो खामोशी से मार खाती जा रही थी। कमीनी, तेरा मैं बुरा हशर कर दूंगा। उसने उसके बालों को जोर से झटका दिया था। अब के वो बिलबला उठी थी, और फिर शादी की पहली रात उसकी मार खाते ही गुजरी थी। अंग अंग जोर जोर दुहाई दे रहा था, पर वो कमाल जब्त से बर्दाश्त किए
सब कुछ सहती जा रही थी। 5 स्टार होटल से वो 4:15 निकल आई थी। ऑफिस होटल से 15 मिनट की मुसाफत पर था, यानी वो 4:30 बजे टाइम पर ऑफिस पहुंच चुकी थी। बाहर आते ही उसने टैक्सी रोकी। भाई साहब, F4 में उतार दीजिएगा। ये कहकर वो टैक्सी में बैठ गई थी। उसका ऑफिस F3 पर था, पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। छोटी सी गलती भी उसका बना बनाया खेल बिगाड़ सकती थी। F4 आकर वो पैदल चलती ऑफिस की इमारत की जानिब बढ़ गई। उसका दूसरा अहम काम भी खामोशी और सुकून से हो गया था। अरे ओ बन्नो रानी, अभी तक तेरी सुबह नहीं हुई क्या? वो पूरी रात जमीन पर पड़ी रही थी, इसलिए उठने में दिक्कत हो रही थी। तुझे चौधराइन बुला रही हैं। उस कल वाली मुलाजमा दरवाजे पर खड़ी पैगाम देकर चलती बनी थी। वो बमुश्किल जमीन से उठी। उसके जिस्म से दर्द की टीसें उठ रही थी। आफाक सुबह सुबह ही कहीं जा चुका था, बेड खाली था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती वॉशरूम की जानिब गई थी। मुंह पर 2-3 पानी के झपके मारते हुए अपनी शक्ल को देखा। चेहरा नीलो नील था। बेख्तियार उसका दिल धाड़े मारने को चाहा, पर अब भी जब्त कर गई थी, क्योंकि अब उसे शहला चौधरी की अदालत में पेश होना था। वो ऑफिस की राहदारी में चलती अपने केबिन की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ने ही वाली थी कि शानदार शख्सियत की पुकार ने उसका दिल दहला दिया था। वो एकदम हड़बड़ा कर पलटी थी। सर, आप यहाँ? फौरन उसके मुंह से निकला। जी मिस रुताबा, आप कहाँ से आ रही हैं? इस सवाल ने उसके छक्के छुड़ा दिए थे। सर, मैंने आपको बताया था ना, मुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था। वो संभल कर बोली। पर आप तो F4 में देखी गई हैं, जबकि आपको मेरे ख्याल में B2 जाना था। आपने यही बताया था ना? उसका दिल चाहा वो अपना सर पीट ले, वो इतनी बड़ी गलती कर चुकी थी। जी सर, पर टैक्सी वाले को F4 में कुछ काम था, शायद उसने किसी सवारी को उठाना था। मैं वहां ही उतर गई थी, उसने जवाबन एतमाद से जवाब दिया। ठीक है, आप मीटिंग में जाने की तैयारी कीजिए। ये कहकर वो आगे बढ़ गया, जबकि रुताबा सोच रही थी कि उसे मंसूबा कुछ और मजबूत बनाना पड़ेगा। लड़की, बस बहुत हो गया ड्रामा, अब अपनी औकात पर आ जाओ। शैला चौधरी ने उसकी जानिब तनफर भरी निगाहों से देखा था। जी, वो हैरानी से बोली। कल से उसे भी अपने साथ काम पर लगाओ, मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं लाई इसे। वो मुलाजमा को तनबीह करती खचखच करती वहां से चली गई थी। अरे बन्नो, तेरे साथ यही सलूक होना है। अच्छी उम्मीदें मत पाल, तू कमियों की बेटी है। इन चौधरियों में तेरी कोई जगह नहीं। मुलाजमा ने उसे अपनी तरफ से समझाया था। वो बुद्ध बनी खड़ी थी, साकित और जामिद। मीटिंग कामयाब रही थी। दूसरी पार्टी को उनका काम काफी पसंद आया था। शानदार शख्सियत के चेहरे पर खुशी चमक रही थी और रुताबा के सीने पर ये देखकर सांप लूट रहे थे। मुस्कुरा लो, खुशी मना लो, पर कब तक मनाओगे? उसके लहजे में जहर भरा था। अरे मिस रुताबा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? वो पास आया तो वो चौंक कर पलटी। आइए मिस्टर वास्ती से आपको मिलाता हूँ। वो ये कहकर आगे बढ़ गया था, जबकि उसने भी उसी जानिब कदम बढ़ा दिए। औरत आज भी इंसाफ की तलाश में है, मकाम की तलाश में है कि शायद मिल जाए। कुछ औरतें बेबसी की चादर ओढ़ लेती हैं, हालात से समझौता कर लेती हैं, जो जैसा है चलने देती हैं। पर कुछ औरतें ऐसा नहीं करती। वो अपने आप को हालात की ताबे नहीं करती। वो अपने मकाम को पाने के लिए सब कुछ कर जाती हैं, जायज, नाजायज, अच्छा, बुरा। असल में उन्हें मुकाम फिर भी हासिल नहीं होता, बल्कि वो अपने मुकाम से और नीचे गिर जाती हैं। औरत एक बड़ी अजीब शय है। मोहब्बत करे तो अपना सब कुछ निछावर कर दे, पर जब नफरत करे तो इंतकाम की आग में जलाकर राख कर दे। महरू पर जुल्म सितम ढाने का सिलसिला शुरू हो गया था। पूरा दिन उससे गधों की तरह हवेली का काम लिया जाता और रात को आफाक के हवाले कर दिया जाता।
پورے دن کی تھکاوٹ اور رات کو آفاق کی مار اسے کہیں کا نہ چھوڑتی، پر اگلی صبح وہ پھر سے شروع ہو جاتی۔ بس صرف اس پر اتنا رحم کیا جاتا کہ 2 وقت کی روٹی پتلے شوربے کے ساتھ دے دی جاتی۔ اس کی زندگی جانوروں سے بدتر تھی۔ رحیم چودھری کے پالتو کتے گوشت، دودھ، انواع و اقسام کی اشیاء سے سیر ہوتے تھے، پر اسے وہ درجہ بھی نہ مل سکا کہ وہ 2 وقت کا کھانا ہی اچھا دے دیا جاتا۔ پر اب بھی صبر کا مادہ اس میں وافر مقدار میں موجود تھا۔ اب وہ تکلیفوں اذیتوں پر روتی نہ تھی، بس اپنے اللہ سے معافی اور مدد مانگتی تھی۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اسے تنہا چھوڑ دیتا؟ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ نے مہرو کی سن لی تھی۔ رات کو وہ کمرے میں آئی تو آفاق حسب معمول بیڈ پر موجود تھا۔ وہ دستر دیکھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے اب آفاق سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت گری رہنے لگی تھی، پر کام اتنا ہوتا تھا وہ دھیان نہ دیتی تھی۔ مہرو، ادھر آؤ۔ وہ اس کے کپڑے پریس کرنے کے لیے نکال رہی تھی جب آفاق نے اسے پکارا تھا۔ وہ حیران ہو کر پلٹی کیونکہ وہ اس لہجے کی عادی نہ تھی۔ آفاق ہمیشہ ہی اسے گالی دے کر مخاطب کرتا تھا، اس لیے اس کا حیران ہونا بجا تھا۔ جی، وہ پاس آ گئی۔ بیٹھو یہاں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ صبح میں آیا تھا، تم دکھائی نہیں دی۔ اسے ایک اور حیرانی کا شوق لگا۔ وہ بس گمسم اس کے چہرے کی جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ مہر، کیا ہوا؟ آفاق نے اس کا بازو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کے اس لہجے کی عادی نہیں ہوں، اس لیے، وہ سادگی سے بولی، اور آفاق نے جواباً نگاہیں شرمندگی سے جھکا لی تھی۔ مہر، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر التجائیہ لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، آپ ایسا مت کہیں۔ آپ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں۔ میں نے کبھی آپ کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچا، بس اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ وہ آپ کو نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلائے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ جا کر رشتے میں باندھا، ورنہ آپ دوسرا طریقہ بھی اپنا سکتے تھے۔ اب شرمندہ مت ہو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کہتی جا رہی تھی اور آفاق دم بخود سا اسے سنے جا رہا تھا۔ کیا وہ اتنا نیک تھا کہ اسے پاکیزہ نیک عورت ملتی؟ اسے اپنی خوش نصیبی پر ناز ہو رہا تھا اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں موجود تھی اور اس کے آگے اس کا لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ پر ای میل والا صفحہ اوپن تھا۔ اس نے ان باکس میں سے مسٹر رضا کو کلک کیا۔ اس کا میسج اوپن ہو گیا تھا۔ کانٹریکٹ کی کاپی اس کے سامنے تھی۔ بس کامیابی اس سے چند قدم دور تھی۔ بس صرف پاسورڈ ڈالنا تھا۔ پاسورڈ کس کے نام تھا؟ وہ یہ نام اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور وہ نام تھا… سب اس کایا پلٹ پر حیران تھے۔ آفاق چودھری کیسے سدھر گیا؟ پر اللہ جسے چاہے نیکی کی ہدایت دے۔ آفاق چودھری بھی ہدایت کے راستے پر آ گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آفاق اور اس کے گنڈے آج پھر کسی کا شکار کرنے نکلے تھے، اور ان کی نظر دوسرے گاؤں کی الہڑ مٹھیار گوری پر پڑ گئی تھی۔ گوری اسی گاؤں میں رہائش پذیر تھی۔ باپ گاؤں کا لوہار تھا۔ زندگی غربت بھری گزر رہی تھی، پر پھر بھی وہ مطمئن تھے۔ آفاق نے گوری کو اٹھوا لیا تھا اور اسے اپنے اڈے پر لے گیا تھا۔ گوری چلا رہی تھی، معافیا مانگ رہی تھی، پر آفاق چودھری پر شیطان غالب آ چکا تھا۔ اگلا لمحہ تھا کہ وہ اس کی عزت کی چادر اتار کر پھینکتا۔ اس وقت گوری نے ایک ایسی بات کہی تھی کہ آفاق چودھری وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا تھا۔ ارے بہن، کچھ رتابہ کا سناؤ، خیریت سے ہے نا؟ کوئی فون شون آیا کیا؟ پڑوس والی زینت نے پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کرتی رہتی ہے، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ پر بہن، ایک بات سمجھ نہیں آتی، لاہور شہر کو چھوڑ کر وہ کراچی اتنی دور کون سی نوکری کرنے گئی ہے؟ زینت بھی بال کی کھال نکالنے میں ماہر تھی۔ انتقام کی نوکری، وہ جواباً ہلکے سے بڑبڑائیں۔ ہیں؟
क्या कहा? जीनत ने उसे बड़बड़ाते देखकर पूछा। कुछ नहीं, वहां उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी, वो संभल कर बोली थी और जीनत महज सर हिलाकर रह गई थी। रुताबा, माफ कर दे इन्हें। मैंने माफ कर दिया, तू भी कर दे, उन्होंने दिल में एक मर्तबा फिर दोहराया था। मैं दुआ करूंगी अगर तुम्हारी कोई बेटी हो तो वो मेरे जैसी हो। ये अल्फाज नहीं थे, पिघला शीशा थे जो गौरी ने उनके कानों में उंडेले थे। वो एकदम लड़खड़ा कर पीछे हटा था और कमरे से फौरन बाहर निकल गया था। उसका वजूद आंधियों की जद में था। गौरी के लफ्जों की बाज़गश्त अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। नहीं, मेरी बेटी नहीं। उसने अपने बाल मुट्ठियों में पेंच लिए थे। क्या हुआ आफाक चौधरी? अपनी बर्बादी आई तो इज्जत के लाले पड़ गए, उसका जमीर तन कर बोला था। गौरी ने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, ठीक कहा। जरा फर्ज करो आज इस जगह पर अगर तुम्हारी बेटी होती तो। नहीं, ऐसा नहीं, वो चीखा था, जमीर जोर जोर से कह कहे लगा रहा था। आफाक चौधरी, इस दुनिया में जैसा करो वैसा भरो होता है। आज अगर तुम लोगों की बेटियों की इज्जत उतार तार करोगे तो याद रखना कल को तुम्हारी बेटियां भी होंगी। वो पसीने से तर था। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वो सजदे के बल जमीन पर गिर गया था। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। महरू आज से मेरी बीवी की हैसियत से यहाँ रहेगी। ड्राइंग रूम में बैठे दोनों नफूस पर उसने जैसे बम गिराया था। आफाक, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये कहने की? रहीम चौधरी उठकर गरजे और पास खड़ी महरू का दिल दहल कर रह गया। तुम पागल तो नहीं हो गए? शहला चौधरी भी ये सुनकर उठ खड़ी हुई थी। महरू मेरी बीवी है, वो एक मर्तबा फिर बोला। आफाक, रहीम चौधरी धाड़े थे। तुम जानते हो हमने तुम्हारी शादी 2 टके की लड़की के साथ क्यों की? अगर ना करते तो तुम आज जेल में सड़ते। आफाक जवाबन मुस्कुराया था। पर अब्बा जान, महरू तो इस बात से सिरे से ही लाइल्म है। ये सुनकर रहीम और शहला चौंके। क्या मतलब? मतलब ये, महर ने ड्रग को देखकर शोर नहीं मचाया था, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए सब किया था। रहीम चौधरी के सर पर पहाड़ गिरा था। और दूसरी बात, महरू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और ये सुनकर शैला लड़खड़ाई थी। महरू अब भी वहां साकित और जामिद थी। तुम्हें इस बच्चे को खत्म करना है, शैला चौधरी तनतनाती हुई उसके कमरे में आई थी। आफाक ऐसा कुछ होने देंगे? पता नहीं उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो शैला चौधरी के सामने बोल पड़ी थी। तुम 2 टके की लड़की नीच साथ मेरे सामने जबान चलाती है। शैला चौधरी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया था। वो लड़खड़ा कर बेड पर जा गिरी थी। देखती हूँ तुम्हें कैसे इस बच्चे को जन्म देती हो। वो धमकी देती कमरे से निकल गई थी, जबकि वो इस धमकी पर लरज उठी थी। मिस रुताबा को मेरे रूम में भेजें। शानदार शख्सियत ने प्यून को पैगाम भिजवाया था। सर, वो 2 दिन की लीव पर हैं, प्यून जवाबन बोला था। क्या मतलब? सर, उनको गांव जाना था, वो यही कहकर गई हैं, प्यून ने लाइल्मी का इजहार किया। ओरे, परसों उनका प्रोजेक्ट बाकायदा शुरू होना था और वो रुताबा गायब थी। आफाक, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये लोग हमारे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दें। शैला चौधरी जिस वक्त धमकी देकर गई थी, महरू की जान सूली पर अटकी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि शैला चौधरी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। उसने अपने अनजाने खदशों का इजहार जल्द ही आफाक के सामने कर दिया था। तुम घबराओ नहीं महर, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें या हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आफाक का लहजा पुरयकीन था। ये सुनकर महर के दिल को ढारस मिली थी। तुम परेशान मत हो। आफाक ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था और वो पुरसुकून हो गई थी। रुताबा, पिकअप द फोन। रहीम चौधरी बार बार रुताबा के सेल पर फोन कर रहा था, पर रुताबा का फोन स्विच ऑफ था। वो झलाता हुआ कमरे में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था।
परेशानी हद से सवा थी क्योंकि कल उनका कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किया जाना था और इस कॉन्ट्रैक्ट की फाइल रुतापा के पास थी। अगर रुतापा कल ना आती तो रहीम चौधरी सड़क पर आ जाता क्योंकि वो अपना सब कुछ लुटा चुका था। वो 2 दफा खुद रुतापा के हॉस्टल में हो आया था, पर वहां ना थी वो और ना उसकी दोस्त ईशा। आस पड़ोस की लड़कियों ने बताया था कि वो परसों ही बिना बताए चली गई थी। अब परेशानी और बढ़ गई थी, पर हैरत अंगेज तौर पर मीटिंग से आधा घंटा पहले रुताबा वापस आ चुकी थी। हैरान कुन बात थी। मुझे हर हालत में वो लड़की यहाँ से गायब चाहिए, पर बिना किसी भी शक व शुबे के। रहीम चौधरी की आवाज इस तारीक कमरे में गूंज रही थी और गूंज कर हैबतनाक लग रही थी। हाँ, हर काम सफाई से होना चाहिए, आपकी शैला चौधरी बोली थी। ठीक है चौधरी साहब, आप फिक्र ना करें, हर काम सफाई से ही होगा। आदमी मुअद्दब सा बोला था। ये लो रकम, काम पूरा होने पर पूरी मिलेगी। रहीम चौधरी ने रकम वाला लिफाफा आदमी की तरफ फेंका था, जिसे उसने कमाल महारत से पकड़ लिया था। ठीक है चौधरी साहब, वो बोला था, तुम जा सकते हो। कमरा और तारीख हो गया था। मिस रुताबा, मुझे आपसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद ना थी। रुताबा इस वक्त रहीम चौधरी के ऑफिस में मौजूद थी। सॉरी सर, इमरजेंसी में जाना पड़ा और फाइल इतनी कीमती थी कि मैं किसी को दे नहीं सकती थी। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सर, मेरी माँ बीमार थी, इसलिए मुझे फौरन जाना पड़ा। उसका लहजा धीमा था। ओह, आप कैसी हैं वो? रहीम चौधरी ने पूछा। जल्द ही ठीक हो जाएंगी, वो हल्के से बड़बड़ाई थी। क्या हुआ मिस रुताबा? वो चौंक गई। सर, अब ठीक हैं। ओके, आप सबको ऑर्डर्स दें कि सब कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा हो जाएं, मैं वहीं जा रहा हूँ। ये कहकर वो किसी आने वाले फोन के जाने मुतवज्जो हो गए, जबकि वो तेजी से बाहर निकल आई थी। कामयाबी अब चंद साथ पर थी। आफाक बेटे, तुम्हारी खाला ने शहर बुलाया है एक रात के लिए। शैला चौधरी इस वक्त ड्राइंग रूम में आफाक के सामने सोफे पर पुरजमान थी। क्यों बुलाया है? वो रुखाई से बोला था। सानी का रिश्ता आया है इस सिलसिले में, ये कहते हुए उनके लहजे में दुख झलक रहा था। शैला चौधरी की ख्वाहिश थी कि सानी का रिश्ता आफाक के साथ तय होता, पर ऐसी नौबत ही नहीं आई थी। आफाक खुद मेहरू को बेया लाया था। तो आप और अब्बा जान का जाना बनता है, मेरा क्या काम? वो हनवर लापरवाही से बोला था। बेटा, तुम्हारे अब्बा को कल अपने किसी पर्सनल काम से जाना है, वो नहीं जा सकेंगे। उन्होंने बहाना बनाया। कौन सा पर्सनल काम जो मुझे नहीं मालूम? वो भी आफाक था। उफ, कभी कभी झूठ बोलना कितना मुश्किल हो जाता है, उन्होंने दिल में सोचा था। कोई सियासी काम था, अगर नहीं जाना तो साफ साफ बता दो, मैं आपा को मना कर देती हूँ। उनका लहजा आपके सख्त हो गया था। आफाक ने जवाबन एक नज़र उनके चेहरे पर डाली थी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, कहकर उठ गया था। पीछे शैला अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। आफाक ने अपने जाने का उसे बताया तो वो परेशान हो गई थी। उसका दिल किसी खदशे के तहत धड़क उठा था। आफाक, आप मत जाएं, वो रो पड़ी थी। अरे मेहरू, क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? एक दिन ही की तो बात है। आफाक ने उसे हौसला दिया। आफाक, मुझे लगता है जैसे कुछ हमारे साथ बुरा होने वाला है। वो अपने वाहिमों को अब जबान पर ले आई थी। कुछ नहीं होगा डियर, बस अपना ख्याल रखना और डरने की कोई बात नहीं। घर में मुलाजिम औरतों का अनबार है, 2-3 को अपने साथ सुला लेना। आखिर में वो मुस्कुराया था। मेहरू का दिल अब भी बेचैन था, किसी पल करार ना था। बुरी सोचे उसे किसी ऑक्टोपस की तरह अपने जाल में जकड़े हुए थी। जितना सोचती ये जाल उसे और मजबूत जकड़े जाता। आखिर वो पूछ पूछ कर रो दी थी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ये रुताबा के गायब होने से एक दिन पहले का वक्त था, जब वो और मिस्टर रजा 5 स्टार होटल में बैठे थे। यही समझ लें, वो शातिर सा मुस्कुराया था। रुताबा को अभी ब्लैकमेल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, समझे?
وہ پھنکاری تھی۔ پر رضا ہے جو سب جانتا ہے۔ رضا نے فخریہ کالر کھڑے کیے تھے۔ یو بلڈی چیپ، وہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ اے میڈم، شرافت کی زبان استعمال کرو ورنہ جانتی ہو تم مجھے۔ رضا نے بھی شرافت کا چولا اتار پھینکا تھا۔ 2 کروڑ، اس نے مطالبہ کیا۔ بس یا کچھ اور؟ وہ جواباً سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ بس مسٹر اتابا جی، وہ کہکہے لگا کر ہنسا تھا اور اتابا کا ٹیبل کے نیچے رکھا ہوا ہاتھ بڑی تیزی سے کوئی میسج کر رہا تھا۔ گوری پتر، وہ بالواب نہیں آیا کیا؟ اچھو لوہار نے آفاق کے بابت دریافت کیا تھا۔ نہیں ابا، کافی دن سے نہیں آیا، گوری نے جواب دیا۔ بڑا ہی نیک بچہ ہے، اللہ صحت اور تندرستی دے اور اسے ہمیشہ خوش رکھے، وہ دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ ہاں ابا، ہر کوئی بدی سے نیکی کی طرف پلٹنے والا نہیں ہوتا، پر اللہ جسے چاہے ہدایت دے، وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آفاق چودھری کے گوری پر بڑے احسان تھے، پر وہ اب بھی یہی کہتا گوری نے جو احسان اس پر کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ گوری کی ہر لحاظ سے مالی امداد کر رہا تھا، اس کے باپ کا شہر کے مہنگے اسپتال میں علاج کروا رہا تھا۔ گوری نے پھر سے تعلیم سے رشتہ جوڑ لیا تھا، میٹرک کے بعد وہ اسکول چھوڑ چکی تھی، پر اب پھر تعلیم کا سلسلہ بحال ہو گیا تھا۔ ایسے میں وہ دعائیں نہ سمیٹتا تو اور کیا کرتا۔ ناول جنون عشق بائی آسیہ مظہر چودھری کی پارٹ 1 یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔